स्टार्ट वीडियो। आप ही कर दो ना। क्या बताओ ये। क्या करूं? हल्का सा मार्कर का वो निशान लगा दो आप। टेढ़ा सीधा नहीं होता है। करो ना वो। और मार्कर पे बस वो एक बार निशान लगा दो। बस 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 बस। ठीक। आज हो गई बातें सीधे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चैप्टर का नाम बता ही रहा है अपने को। अलग अलग एटम के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे एटम के बारे में बातें स्टार्ट हुई। और अभी प्रेजेंट टाइम पे सबसे वैलिड थ्योरी कौन सी है, वहां तक अपन पहुंचेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। उसकी डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की थ्योरेटिकल पार्ट है। थोड़ा सा आप मॉड्यूल से देख लेना, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, E/m रेशियो। ऐसे ही प्रोटॉन का और ऐसे ही न्यूट्रॉन का, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी में से। तो सबसे पहले अपन इसी को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के लिए 0। मास की बात करते हैं। किस यूनिट में बता रहे हैं अपन? ग्राम में बताएं। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 10⁻⁻31 kg होता है ना, तो -28 ग्राम। ऐसे ही प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन के लिए कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में याद रखे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ग्राम में ही वैल्यू पुट करनी होती है। बातें बिल्कुल बंद कर दो। वैल्यूज याद होनी चाहिए ग्राम में और किलोग्राम में, और पुट करते वक्त इतनी छोटी अगर गड़बड़ होगी तो दुख फिर बहुत बड़ा होता है। तो ये गड़बड़ तो ना हो एटलीस्ट। अगर कंपैरिजन होता है मास का, तो ना ग्राम में होता है और ना किलोग्राम में होता है। ज्यादा आसान कंपैरिजन करना किस यूनिट में होता है? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या क्या? इलेक्ट्रॉन का 0.00055 एएमयू। ऐसे ही प्रोटॉन का 1.007 एएमयू और न्यूट्रॉन का 1.008 एएमयू। 1 एएमयू की वैल्यू भी पता होनी चाहिए।
कितना होता है 1 AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि ये 1.673 है, थोड़ा सा ही ज्यादा है एएमई की वैल्यू से, इसलिए 1 से हल्का सा ज्यादा आया है। और ये भी इससे हल्का सा ज्यादा आया है, ये 3 है 1.673 और ये 1.675। वैल्यू जब पुट करते हैं क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो क्या पुट कर देते हैं? 1। ये लेके नहीं चलते हैं, 1 और 1 ही पुट कर देंगे। हाँ, वो कंपेयर करने ही बोल दे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास किसका ज्यादा, तो फिर 1 1 नहीं बोलेंगे, फिर तो हम यही बोलेंगे कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा है। अब आते हैं E/m पे। क्या होता है E/m? इसको बोल देते हैं चार्ज बाय मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। इसको डिपेंड करेगा किस यूनिट में पूछा गया है। क्या क्या यूनिट हो सकती है? कूलाम्ब पर ग्राम, कूलाम्ब पर केजी। और कंपैरिजन करना है तो फिर तो किसी भी यूनिट में मास रखो। अगर कंपेयर करना है E/m, तो फिर तो आसान ये है कि हम AMU में ही रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है ना, अगर कंपैरिजन अपने को करना है तो मास किस पे रखेंगे अपन? AMU में। और कंपेयर करना है तो चार्ज किस पे रखेंगे? कंपेयर ही करना है तो हम बोल देंगे इस पे -1 यूनिट का चार्ज है, इस पे +1 यूनिट का चार्ज है, और इस पे तो चार्ज ही नहीं है। कंपेयर ही करना है तो हम चार्ज 1 और -1 ले लेंगे, मास AMU में ले लेंगे। अच्छा, E/m ज्यादा किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? देखो, लिखना है अपने को, नो डाउट लिखना है, लेकिन लिखने के चक्कर में कुछ होश ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मास उसका कम है। तो या तो वैल्यू याद रख लो, 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, या फिर क्वेश्चन आए तो हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज हमें याद है और मास हमें याद है। ये वैल्यू कब रखनी है? एग्जैक्ट वो पूछ ले कि E/m इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वैल्यू बोलो, ये बोल देंगे हम। चार्ज माइनस में है, लेकिन E/m पॉजिटिव ही आएगा। चाहे नेगेटिव पार्टिकल का E/m निकाल रहे हैं तो भी चार्ज जो है वो हम माइनस हटा के ही रखें। ऐसे ही E/m प्रोटॉन का 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और न्यूट्रॉन के लिए E/m कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चार्ज 0 है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें से चार्ज और मास तो लगभग याद ही रहता है सबको, E/m थोड़ा सा देख लो, और फिर इस पे बेस्ड, E/m पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। अगर याद नहीं भी रखना तो कोई बात नहीं, E/m क्वेश्चन आए तो तुम खुद डिवाइड कर लेना। हाँ, यूनिट का ध्यान रखना, कूलाम पर केजी में अगर पूछ लेगा तो इसमें इनटू 1000 होगा या डिवाइड बाय 1000 होगा? इनटू 1000 होगा यार। ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। नोट किया? लिखो क्वेश्चन। कंपेयर E/m ऑफ He+2, He+, H+, D+, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
रेडॉक्स भी चल रहा है या खत्म हो गया है? अरे यार ऐसे बोलते हो कि तो वो अभी शेड्यूल में है या नहीं है आजकल के? अच्छा तो वो होल्ड पे रख दिया शायद, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, कोई बात हुई होगी तो, या तो किसी का लेक्चर फ्री होगा तो वो आके आपका खत्म हो ही जाएगा। ये तो कंटिन्यू चलेगा ही सही, सब कुछ ठीक रहा तो। आजकल की जरूरी है यार। हाँ ये बस गुजराए थोड़ी मान लिया। ऑनलाइन वाले शायद इसको कुछ और लग रहा है कि सर ये रेडॉक्स में ये कब से आ गया है, तो ऐसा तो नहीं नहीं पता है, कई लोग लिख रहे हैं उसमें तो ये रेडॉक्स चैप्टर नहीं है। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, मेरी गलती थोड़ी सी हो गई। और आज ही और अभी ही स्टार्ट किया है अपन ने ये चैप्टर, है ना? ठीक है। कैसे ऑर्डर में बताओगे? इंक्रीजिंग डिग्री कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले ई बाय एम जिसका सबसे कम है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इससे ज्यादा एच ई प्लस। देखो तुम जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं बस, एच ई प्लस। और मुझे तो कंफ्यूज से लग रहे हो तुम, एक काम करते हैं, किया क्या है तुमने, किया क्या है? ई बाय एम तो निकाला है, किस तरीके से कंपैरिजन करना है, तो इतनी तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। देखो अपन यहाँ लिखते हैं, छोड़ो, ई बाय एम पे आओ। चार्ज कितना, जितना लिखा है इस पे 2, यही चार्ज है। मास हीलियम का कितना एमयू, 4 एमयू। कंपैरिजन करना है तो जो ऊपर लिखा है ना बस उतना ही यूनिट का चार्ज है, और हीलियम का मास 4 एमयू। ऐसे ही यहाँ पे चार्ज कितना है, 1, और हीलियम का मास फिर से 4। एच प्लस चार्ज 1 लिखा है, हाइड्रोजन का मास 1। ड्यूटेरियम है तो चार्ज 1 और मास कितना, 2। अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज 1 और मास कितना लिखे, 9.1। अबे जब अपन यहाँ पे जब अपन यहाँ पे सबका एमयू में ले रहे हैं तो तुम 9 कहाँ पहुंच गए? ये लिखेंगे ना एमयू वाला, 0.005 एमयू, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए 0 बाय मास 1, तो ठीक है। अब 2/4, ये हो गया 1/2, ये 1/4, ये 1, ये 1/2। इसका क्या करें? ये करें कि डिवाइड करने के बाद दिख ही रहा है शक्ल से कि ये ज्यादा आएगा। अब लेकिन कोई पूछ ले कितना ज्यादा आएगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है या कम? कितना कम? 1837। तो ये 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा बोला जा सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन। अब वो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा ये हमें पता लग गया, वो डिवाइड करने के बाद आएगा 1837, और ये 0। और क्या ऑर्डर अपन ने बात करी थी? इंक्रीजिंग, सबसे पहले सबसे कम न्यूट्रॉन, उससे ज्यादा एच ई प्लस, उससे ज्यादा एच ई प्लस 2, और दिस विल बी इक्वल टू डी प्लस, और इससे ज्यादा एच प्लस, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर आया है, समझ आया है? कंपैरिजन में एग्जैक्ट नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल E/m ratio of proton and alpha particle will have ratio is equal to E/m रेशियो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का जो आएगा उसका रेशियो क्या आएगा 1:2 या 2:1 यहाँ लिखा है क्या हाँ प्रोटॉन का के लिखा है 1/1 और अल्फा पार्टिकल मतलब He+2 तो E/m ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब H+ ही हो गया और डिवाइड बाय E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल He+2 तो 1/1 और डिवाइडेड बाय चार्ज 2/4 तो 2:1 ठीक है। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से लिखते हैं और फिर वो हमें क्या क्या जानकारी दे देता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में तो कैसे लिखते हैं Z(X)A यहाँ आता है चार्ज और यहाँ आता है नंबर ऑफ एटम्स इसी तरह से लिखते हैं जैसे मान लो O2 है अगर O2 है तो ये 2 क्या है नंबर ऑफ एटम तो वो नीचे लिखते हैं Na+ है तो चार्ज कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर Z क्या है एटॉमिक नंबर और A क्या है मास नंबर बताइए मास नंबर क्या बताएगा मास नंबर बताएगा हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यही तो काम होता है मास नंबर एटॉमिक नंबर हमें क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हाँ अगर न्यूट्रल होगा तो बताएगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अब कोई चार्ज होगा तो वो तो होगा नहीं तो ये तो फिक्स है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा एक्स उस एलिमेंट का सिंबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर एटम न्यूट्रल है इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of proton is equal to Z अगर आयन है चार्ज स्पीसी मतलब कि आयन है then number of electron is equal to बताओ फॉर्मूला Z माइनस जो भी चार्ज है जो भी चार्ज है Na+ कितने इलेक्ट्रॉन है खत्म फिनिश टाटा बाय बाय हो गया है देखो जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे और अब जो बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है क्योंकि तुमने बोल दिया है ये Na+ जो है चार्ज 1 है
चार्ज पूछे तो तुम तो इलेक्ट्रॉन ही वन बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन वन नहीं है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो 11 माइनस चार्ज, चार्ज इज 1, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ठीक है, ये मास नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसी को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कलेक्टिवली बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक नंबर ने हमें बता दिया प्रोटॉन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आयन है या न्यूट्रल है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बता देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है तो पता लग गया, चार्ज है तो भी पता लग गया, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। चार्ज आने या जाने से, आयन होने या ना होने से फर्क किस पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पे, ना ही प्रोटॉन पे और ना ही न्यूट्रॉन पे। ठीक है, अच्छा जो ये मास नंबर दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं हो सकता, कह नहीं सकते, मूड नहीं है, क्या बोल सकते हैं, मास नंबर फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। पढ़ तो लो क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर या तो एक प्रोटॉन होगा या नहीं होगा, आधा, 1.2, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। पूरा न्यूट्रॉन पूरा प्रोटॉन होगा या नहीं होगा, तो ये पक्का होल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे फिर वो फ्रैक्शनल क्या होता है, अभी बात कर लेते हैं आगे। छोटी मोटी कुछ डेफिनेशन पे आते हैं बस। आइसोटोप तुम्हें पता ही है क्या होता है, सेम जेड एंड डिफरेंट ए। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं अपन, समझ आ जाएगा तुम्हें। तो आइसोटोप होने की वजह से जो वेट आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, वो फ्रैक्शनल हो सकता है। मास नंबर इज डिफरेंट थिंग। और जो तुम सोच रहे थे थोड़ी देर पहले की जो पीरियोडिक टेबल पे लिखा होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, और वो किस वजह से फ्रैक्शन आ सकता है, आइसोटोप की वजह से। आइसोटोप ऐसा क्या कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले, 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इनका नेचर में मिलने का रेशियो, मिलने का परसेंटेज अलग अलग होता है। ये तीनों बराबर 33 नहीं मिलते हैं, और ऐसा नहीं होता है जो अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप है वो इक्वली मिलते हैं। किसी एक, जैसे कार्बन का आइसोटोप है तो C12 का अबंडेंस नेचर में बहुत ज्यादा है। अबंडेंस समझते हो, नेचर में प्रेजेंस। तो क्या क्या बोल सकते हैं कि इनका रेशियो ऑफ अकरेंस, रेशियो ऑफ अबंडेंस, या नेचर में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो सबकी अलग अलग परसेंटेज में होती है। पर हाँ, अब कुल मिला के तो 100% ही होगा। ये कुछ परसेंट है, ये कुछ परसेंट है, ये कुछ परसेंट है, कुल मिला के हाइड्रोजन जो 100% है उसी का तो ये हिस्सा है। तो इसकी वजह से हम निकालते हैं एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1x1 प्लस, या m की जगह अपन लिखें, ऐसे लिख देते हैं, चलो M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3।
x1 क्या है अब यहाँ पे? देखो यहाँ पे x1 जो है ना वो परसेंटेज अकरेंस है, और इसी तरह से और क्या बोला था मैंने? परसेंटेज अकरेंस, परसेंटेज अबंडेंस है। तो क्या होगा, बोला उसने कि हाइड्रोजन जो है वो 90% है, ड्यूटेरियम जो है वो 8% है, और ट्रीटियम 2% है। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालो, या एटॉमिक वेट भी बोला गया ना तो वो अपने आप एवरेज ही आया। अब एवरेज का मतलब ये नहीं होता 1 2 3 एवरेज 2, ये नहीं होता है। ये तो तब होता ना जब तीनों इक्वल परसेंटेज में मिलते, ऐसा नहीं होता है। तो पहले का वेट 1 इंटू उसका परसेंट जो भी हो, दूसरे का वेट, ये जो है ये क्या है, m1 m2 m3। अब ये मास नंबर है, m1 m2 m3 ये मास नंबर है, ये होल नंबर होंगे। तो ये 2 इंटू जो भी इसका परसेंटेज है और 3 इंटू जो भी इसका परसेंटेज है डिवाइडेड बाय, अगर परसेंटेज गिवन है तो नीचे सम 100 आएगा। अब अगर रेशियो दे दिया तो रेशियो का सम कुछ फिक्स नहीं होगा। बोल दे नेचर में ये 10:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, 10:1, तो ठीक है, सेम फॉर्मूला अभी भी एप्लीकेबल है। अगर रेशियो गिवन होगा तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो 1 into 10, और जो भी इसका गिवन था 2 into 2, और 3 into 1 डिवाइडेड बाय, अब 100 नहीं आएगा क्योंकि रेशियो है। तो जो भी वो रेशियो था 10:1, तो डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तुम्हें मास नंबर दिया जा सकता है, परसेंटेज दिया जा सकता है, एवरेज पूछा जा सकता है, और क्या हो सकता है? एवरेज दिया हो सकता है, और मास नंबर दिया हो सकता है, किसी एक का परसेंट दे दिया, और फिर दूसरे का पूछ लिया। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि एक का परसेंट दे दिया, दूसरे का परसेंट दे दिया और तीसरे का पूछ ले, तो 100 से माइनस करके ही निकाल लेंगे। अगर दो है, आइसोटोप दो है, तो वो एवरेज दे देगा, दोनों का मास नंबर दे देगा, और पूछेगा इनका परसेंटेज अबंडेंस बताओ। क्या करेंगे, किसी एक का मान लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस x। इस वजह से जो एटॉमिक वेट आता है वो फ्रैक्शनल आता है। तो एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है, मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता है। आइसोटोप, सेकंड आइसोबार, क्या होता है? सेम सेम z मास नंबर एंड डिफरेंट, सेम a डिफरेंट z। एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी हो तो, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है और हीलियम का आइसोटोप है, ये आपस में आइसोबार कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, आइसोटोप की वापस से एक बार बात करते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात रह गई अपनी आइसोटोप के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं होगी आइसोटोप में? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तभी तो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन यूज होता है, और कभी कभी बोल देता है कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल दिया, तो भी वो रिएक्शन होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे। अब ये जो आइसोटोप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, प्रोटॉन के नंबर सेम है, तो डिफरेंस किसका है? न्यूट्रॉन का। तो ये भी लिखा जा सकता है कि आइस, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे 1 - 1 इसमें 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो आइसोटोप डिफर्स इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और वो भी लिख लेना तुम कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मास वास ऐसा वैसा, तो मास ही अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग ही हो गई। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एच आता है कि नहीं आता है?
केमिकल आता है, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या बोलेंगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो और क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड, तो सेम वैल्यू ऑफ ए माइनस जेड, ठीक है। तो मैं एग्जांपल याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो पूछ तो सकता ही नहीं है ना कि राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोन। हाँ, ऑप्शन गिवन होंगे तो ए माइनस जेड कर लेंगे, जिसका सेम आएगा वो ठीक है। फोर्थ, आइसोडायफर्स, सेम वैल्यू ऑफ, सेम वैल्यू ऑफ n माइनस p, जिसके लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम आता है, वो आइसोडायफर्स कहलाते हैं। देखो बाकी सब ना शक्ल देखते ही पता लग जाता है कि आइसोटोप है, वो आइसोबार है। आइसोटोन भी लगभग देख के पता लग ही जाता है, क्योंकि ना जैसे ये पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 20 और 40, तो मतलब एक बार देख के पता लग जाता है। ए माइनस जेड क्या, 39 माइनस 19, 20 न्यूट्रॉन्स, और 20 माइनस 40 माइनस 20, लगभग शक्ल देख के पता लग जाता है। आइसोडायफर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट शक्ल देखते ही पता नहीं लगते, क्योंकि पहले न्यूट्रॉन निकालोगे, उसको प्रोटॉन से माइनस करोगे, ये जिसका सेम आएगा वो आइसोडायफर्स कहलाएगा। जैसे इतना 5 6 7, ये 13, ये 11, और आइसोटोप लिए मैंने इनके, कार्बन का 13 वाला, नाइट्रोजन का 15 वाला। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड, 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6। ये 13 माइनस 6 7, 15 माइनस 7 8। ये सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम आ जाता तो ये तो फिर आइसोटोन कहलाते। ये न्यूट्रॉन आया है, और प्रोटॉन कितना कितना है, जो इनका एटॉमिक नंबर है 5 6 7। अगर माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1। ये आइसोडायपर्स कहलाएंगे, क्योंकि इन सबके लिए n माइनस p जो है वो आया है 1 इनके लिए। तो जिनके लिए भी n माइनस p सेम आएगा वो आइसोडायपर्स कहलाएंगे, ठीक है। एक और रह गया है, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, हाँ, वो जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन हो एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, वो आइसोस्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ दो चीजें चेक करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन भी एंड नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एग्जांपल हो गया CO2 एंड N2O। देखो एक बार देखते हैं सही है भी या नहीं। पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकालने की मेहनत करेंगे, और अगर एटम्स ही सेम नहीं है तो आइसोस्टर्स हो ही नहीं सकते हैं। तो 3 एटम है, 3 एटम है, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालो। थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे तो इसको ब्रेक करके निकालना चाहिए था, लेकिन अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना? 8। तो एक ऑक्सीजन के अंदर 8, 2 के अंदर 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया? 20। इधर चेक करना, 7 और 7 कितना? 14, और प्लस 8 22, सेम है। तो ये आइसोस्टर्स कहलाएंगे। और
चेक करना N2 एंड CO भी आइसोस्टर्स होंगे क्या? नंबर ऑफ एटम्स सेम है 2 2, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक नाइट्रोजन में 7, 2 में 14, यहाँ पे 6 + 8 14 ही आ रहे हैं, तो ये भी आइसोस्टर्स कह रहे हैं। आया समझ में? नहीं, एटम जो है वो सिमिलर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होना चाहिए, तो फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो ये लगभग सारी डेफिनेशन हो गई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, अब वहां पे नंबर ऑफ एटम सेम हो या ना हो चलेगा, तो क्या बोल सकते हैं? ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टर्स। आया समझ में? देखो, लिखो, डाउट है तो पूछो, और फिर इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करते हैं। लिखा है तुमने? लिखा जाए क्वेश्चन? इन A-3, लिखा हुआ है सामने, इन A-3 number of electrons is equal to 18, mass number is equal to 31, find atomic number, number of neutrons and number of electrons in A plus 2. Number of uh, uh, atomic number, number of neutrons and number of electrons in A plus 2. एटॉमिक नंबर क्या आया है? न्यूट्रॉन 16, इलेक्ट्रॉन A plus 2 के अंदर बताना है 30।
देखो A-3 है, इस तरह से लिख देते हैं, जो जो पता है इसके बारे में हमें तो यही पता है। मास नंबर भी पता है 31, तो ये यहाँ लिख दिया। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज, तो Z माइनस -3, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का और ये चार्ज है, तो Z कितना आ गया 15, तो एटॉमिक नंबर 15 आ गया। ये पहला आंसर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, 31 माइनस 15, तो ये कितना आ गया 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है A+2 के अंदर, तो Z तो सेम रहेगा, माइनस चार्ज 2, तो ये आ गया 30। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं। मास नंबर ऑफ टू एटम्स mass number of two atoms X and Y having same atomic number is found to be 208 and 210 if X has 126 neutrons, if X has 126 neutrons, then determine number of neutrons and atomic number of Y. Then determine number of neutrons and atomic number of Y. One 28 and 82. क्या है ये आपस में? आइसोटोप है। देखो बोला नहीं कि आइसोटोप है, पर बोल दिया लगभग कि आइसोटोप है। न्यूट्रॉन दे रखा है, तो क्या करें? A माइनस Z, ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A माइनस Z दोनों का पता नहीं है, जो भी होगा सेम होगा, क्योंकि बोला है एटॉमिक नंबर सेम है। तो A माइनस Z इज 126, A दे रखा है 208, तो Z कितना आ गया 82। यही एटॉमिक नंबर इसका भी है और यही एटॉमिक नंबर इसका भी है। तो एक तो एटॉमिक नंबर पूछा था, तो 82 आ गया। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला था 210 माइनस 82, तो कितना आ गया 128। एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप का सेम होगा, पर ये नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके 126 है तो दूसरे वाले के भी 126 होंगे, क्योंकि आइसोटोप में डिफरेंस ही किस बात का होता है? न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स। इफ इन ऑक्सीजन
इस तरह से लिखना, इफ इन ऑक्सीजन mass of proton is doubled, mass of proton is doubled, mass of neutron is made 1/4, mass of neutron is made 1/4, mass of electron is tripled, mass of electron is tripled, then determine percentage change in its atomic weight. Percentage change in its atomic weight. हाँ, 12.5. Increase or decrease? Increase. आया बाकी लोगों को? क्या बोला है एक बार थोड़ा सा बता दो। हाँ, बताओ क्या बोला है? मास ऑफ प्रोटॉन को डबल कर दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन 1/4 कर दिया, इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मास नंबर क्या होता है, n+p। वहां इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रिपल कर दिया, 1/3 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है इनसे। किस तरह से फर्क पड़ रहा है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। किस वजह से है? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखा था ना हमने, 1837 टाइम लेसर है इलेक्ट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन जो है 8 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन 8। न्यूट्रॉन जो है वो भी 8 है, और दोनों का मास 1 AMU होता है। तो पहले क्या था, जब ये डबल और ये 1/4 नहीं किया, तब क्या था? 8 × 1 8, 8 × 1 8, ऐड करके 16, ये पुराना मास था। अब वो बोल रहा है प्रोटॉन के मास को डबल कर दिया। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। अब पहले इंटू 1 कर रहे थे, अब इंटू 2 करेंगे, तो इसकी वजह से मास आया 16। न्यूट्रॉन को 1/4 कर दिया। तो अब पता है गड़बड़ क्या सोच लेते हैं लोग, कि न्यूट्रॉन को 1/4 कर दिया। न्यूट्रॉन का नंबर तो अभी भी 8 है, न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दिया। तो 8 × 1/4, पहले 1 था, अब 1/4 हो गया, तो ये आ गया 2। नया मास जो है वो आ गया 18। परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज।
तो चेंज कितना 18 अभी आया, 16 पहले था। चेंज इनिशियल के कंपैरिजन में निकालेंगे और इनटू 100, तो 100 बाय 8, 100 बाय 8, 12.5% से इंक्रीज हुआ है। क्या ये एरो हटा ही दे जब इंक्रीज लिख दिया तो, क्योंकि ऑप्शन दो हो सकते हैं ना, 12.5 से इंक्रीज भी और 12.5 से डिक्रीज भी। नेक्स्ट लिखो। assuming that mass of carbon atom is assuming that mass of carbon atom is 150 unit, under this assumption, under this assumption, what will be the mass of what will be the mass of nitrogen atom? बहुत ही सिंपल है, 175। यूनिटरी मेथड लगाना है यार, क्या करना है। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन, कार्बन कौन होता है ये, इसका मास कितना होता है 12, तो हमें तो 12 पता है, 12 एमयू पता है, और वो बोल रहा है उसको मान लो 150, तो 12 को हम मान रहे हैं 150, तो 1 को कितना माना 150 बाय 12, तो नाइट्रोजन जिसका 14 होता है वो कितना हो गया 150 बाय 12 इंटू 14, दैट मीन्स 175। assuming that mass of carbon atom is 150 unit। अच्छा ये आंसर क्या आएगा 175, आगे क्या आएगा, हाँ 175 यूनिट। इफ x प्लस तरीके से, इफ x प्लस कॉमा y प्लस 2 and z minus, if x plus y plus 2 and z minus are isoelectronic of CO2, are isoelectronic of CO2, then determine correct order of protons।
are isoelectronic of CO2, then determine correct order of protons in them. सेम क्यों होंगे? क्या वाई से बढ़ता हुआ कम होगा? वाई में ज्यादा है, ठीक है। वाई एक्स जेड, जेड में सबसे कम। ये बोला है ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके? CO2 के। तो डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैम, ठीक है। CO2 के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अभी निकाले थे अपन ने, अभी 22। 6 प्लस 8 इंटू 2, तो 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉन्स 22 है, आयोनिक फॉर्म में। इनके आयंस में इलेक्ट्रॉन्स 22 है। तो बस फिर क्या है, तीनों पे फॉर्मूला क्या लगा दे, वही इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दे। तो जैसे पहले पे लगाते हैं अपन, एक्स के ऊपर इस पे लगा रहे हैं, तो 22 इज इक्वल टू जेड, एटॉमिक नंबर इसका, माइनस चार्ज कितना 1, तो जेड कितना आ गया 23। ऐसे ही सेकंड वाई इस पे लगाते हैं, तो 22 इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज जो कि 2 है, तो जेड कितना आ गया 24। ऐसे ही जेड माइनस, तो इलेक्ट्रॉन 22 इज इक्वल टू जेड माइनस -1, तो ये +1, तो जेड आ गया 21। थोड़ा सा मतलब, एक तो ये एटॉमिक नंबर है और इसका सिंबल भी जेड है, तो थोड़ा सा ना, ये एटम का सिंबल भी जेड है और ये जेड एटॉमिक नंबर है। पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन्स जेड के अंदर सबसे कम है, उससे ज्यादा प्रोटॉन्स एक्स के अंदर, उससे ज्यादा प्रोटॉन्स वाई के अंदर। चेंज, हाँ मैंने चेंजेस तो कुछ बोला नहीं, तो चेंज भी सेम क्यों आता फिर? चेंज तो 0 आता फिर। ठीक है, सही हो आप, सही। लिखो। लिखे, इफ एटम्स एक्स वाई जेड इस तरह से गिवन है बस। इफ एटम्स एक्स वाई जेड, एक्स ऐसा वाई ऐसा जेड ऐसा, आर सच दैट, सच दैट
y is isodiapher to x, y is isodiapher to x, and z is isotone to y, and z is isotone to y. Then determine mass number of x and y. Sixteen and 17. क्या आया? 15 and 17. कोई तो 16 and 17 बोल रहे थे, तो वो थोड़ा गलत है. आया 15 और 17. ठीक है. देखिए, y is isodiapher to x. कुछ भी कर सकते हैं. ये कर सकते हैं अभी. अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ही मास नंबर नहीं है. अगली लाइन पे जाते हैं. z is isotone to y. z में अच्छा, आइसोटोन क्या होता है? a माइनस जेड सेम, न्यूट्रॉन सेम. तो ऐसे कर लेते हैं. ये सेकंड स्टेटमेंट को काम में लेते हैं. z इज आइसोटोन टू y. तो z के अंदर न्यूट्रॉन निकालते हैं. तो a माइनस जेड, इसके लिए हम कर रहे हैं. तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं 9 आ गया. यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके अंदर है? z इज आइसोटोन टू y. यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स y के अंदर है. तो ऐसे ये y के लिए अपन लिखते हैं. क्या लिखें? a माइनस जेड. ये ऐसे लिखता हूँ, a ऑफ y z ऑफ y इज इक्वल टू 9. इसको क्या लिखें? a ऑफ z z ऑफ z. a माइनस जेड, z का a माइनस जेड. यही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है. ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कोई दिक्कत इसमें? इसमें जितने न्यूट्रॉन है, इसमें इतने न्यूट्रॉन है. इसके लिए न्यूट्रॉन का फॉर्मूला a माइनस जेड. तो a निकालना है अपने को. z कितना है इसका? 8. तो ये कितना आ गया? 17. मास नंबर ऑफ y 17. एक तो ये पूछा था. अब अगले वाले उस पे जाते हैं क्योंकि इसका मास नंबर अब आ गया अपने पास. तो यहाँ लिख भी देते हैं अब कि ये 17. ठीक है. अब बोला है y इज आइसोडाइफर टू x, n माइनस पी सेम होना चाहिए. तो क्या करें?
अच्छा सुनना बात को, आइसोडायफर्स क्या सेम होता है, एन माइनस पी, ठीक है ठीक है, एन माइनस पी। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, जेड। सही है नहीं है? तो आइसोडायफर्स का एक और फॉर्मूला मिल गया, सेम ए माइनस टू जेड। कोई ये बड़ी बात नहीं कर ली अपन ने। तो अब ये बोल सकते हैं कि ए माइनस टू जेड इसका इज इक्वल टू ए माइनस टू जेड इसका, तो थोड़ा ज्यादा आसान दिखेगा सॉल्व करना। ए इसका पता करना है, तो ये ए ऑफ एक्स माइनस टू जेड, तो 14 इज इक्वल टू ए इसका तो पता है, माइनस टू जेड 16, तो ये 1 आ गया और ये 15 आ गया। तो ये एक और चीज यहां से मिल गई आइसोडायफर्स के लिए, सेम ए माइनस टू जेड। कोई डाउट किसी को? तुम वैसे भी करते तो भी आता, इसका थोड़ा मतलब इजी दिखता है बात करने में, समझने में। नेक्स्ट, जिनके 16 आ रहा था तो देख लेना कहाँ गड़बड़ करी थी। एन एलिमेंट एम एग्जिस्ट, an element M exists in form of three isotopes, in form of three isotopes, where isotopic masses are 11, 12 and 13. If their percentage occurrence in nature is, if their percentage occurrence in nature is 85%, 10% and 5% respectively, then average atomic weight of M will be, average atomic weight of M will be 11.2, वही M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3। तुम अगर कैलकुलेशन इजी करना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इन सबको 5 से डिवाइड कर दो, इन सबको 5 से डिवाइड कर दो, फिर वो फॉर्मूला लगा दो। पर हाँ, अगर इन सबको 5 से डिवाइड कर दोगे तो वो परसेंट नहीं रहा, वो रेशियो आया। फिर डिवाइड में तुम 100 मत कर देना, फिर डिवाइड में जो रेशियो आया उसका सम आएगा। तो
ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व करें यार। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 85 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 5 into 13 divided by 100. तो 1120 डिवाइडेड बाय 100 आएगा और इसलिए 11.2 आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देख के कम पेन चला के या बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाते हैं। वो कैसे? जिसका परसेंट ज्यादा होगा ना, आंसर उसके पास आएगा। देखो ये तो पक्की बात है कि 11, 12, 13 का एवरेज ले रहे हो तुम, तो 11 से कम नहीं आ सकता, 13 से ज्यादा नहीं आ सकता। कोई ऑप्शन अगर इस रेंज में है, इसमें और इसमें, वो तो हटा ही दो। अब कोई ऑप्शन 12 पॉइंट है तो वो भी अपने आप हट जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन 11 और 12 के बीच में है तो बिना सॉल्व किए इस कंडीशन में टिक कर सकते थे, क्योंकि 11 वाले का परसेंट 85 है तो आंसर उसके बहुत पास आएगा ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। if if average atomic weight of Y is 41.3 is 41.3 and has two isotopes 40 and 42, then their ratio of occurrence will be। रेशियो पूछा है ना। परसेंटेज अबंडेंस नहीं पूछा मैंने, रेशियो ऑफ 7/13, 7/13। हाँ, 7/13 परसेंटेज पूछा होता 35, 65 आ जाता। हालांकि निकालेंगे पहले, वही हम परसेंटेज ही निकालेंगे। कैसे निकाल लें? 40 इंटू उसका परसेंट एक्स मान लिया, प्लस 42 इंटू उसका परसेंट 100 माइनस एक्स मान लिया, डिवाइडेड बाय 100
इज इक्वल टू 41.3। सॉल्व कर कुरा के क्या हुआ? हंसे क्यों? सॉल्व कर, अरे तो यार ये सॉल्व करूंगा। x इज इक्वल टू 35% और दूसरा वाला 65%। ये वाला आइसोटोप कौन सा वाला है? 40%। ये लिखा है, ऐसे लिख देता हूं मैं, Y40 वाला और ये Y42 वाला। थोड़ा 100 में चला गया वो, Y42 वाला। बस रेशियो निकालना है, 5 से कैंसिल हो रहा है तो 35:65, 5 से कैंसिल हो रहा है 7 डिवाइडेड बाय 30, यही होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हुए जो अपन ने पढ़ा अभी, उस पे बेस। अब आते हैं थोड़ा बहुत मॉडल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बेल बत्ती, ऐसा कब हुआ भाई? और ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं कि तुम्हारे दिमाग में बच गई हो बेल। हाँ यार, पता है ऐसे और वैसे ठीक है, दिक्कत मतलब क्योंकि जगह कम हो जाती है तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा इधर से लिखने की भी। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पे आते हैं। देखो क्या खास बात थी, सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में कुछ बात करी थी। तो ये ठीक बात है कि मतलब ये अच्छी बात है कि शुरुआत इसने करी थी। और जाहिर सी बात है, शुरुआत करी थी तो सब कुछ गलत ही बोला होगा, क्योंकि यही सही बोल देता तो अभी चैप्टर तुरंत खत्म हो जाता, कितना अच्छा होता। तो इसने क्या बोला? एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, और फर्दर एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। जो सिमिलर एलिमेंट के एटम होते हैं वो एक जैसे होंगे। जैसे ऑक्सीजन का एटम है तो वो सारे ऑक्सीजन के एटम एक जैसे होंगे। किसी और एलिमेंट के एटम आपस में एक जैसे होंगे, पर ये एक जैसे इनके एक जैसों जैसे नहीं होंगे। समझ आया क्या बोला मैंने? मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटम आपस में सिमिलर थोड़ी ना होगा। इसने बोला एटम का मास होता है लेकिन स्ट्रक्चरलेस होता है। एटम इज स्ट्रक्चरलेस, तो बात ही खत्म हो गई, सब कुछ ही गलत ही था। सेकंड मॉडल पे आते हैं। तो इनसे सवाल पूछे भी नहीं जा सकते, क्या सवाल पूछेगा, ये तो इतनी बेसिक बात है कि हमें पता है। सेकंड, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल दिया जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल दिया जाता है। क्या होता है, हल्का हल्का याद आया? देखो वाटरमेलन याद कर लो, थॉमसन मॉडल को तो कुछ याद और करने की जरूरत ही नहीं। इसने क्या बोला, जैसे तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है, तो वो वहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे तरबूज की बात करें तो जो सीड्स होते हैं उनका मास थोड़ी ना होता होगा, कंपैरिजन टू जो रेड वाला पार्ट है वही तो ज्यादा होता है। तो सारा का सारा मास किसका? रेड वाले पार्ट का। ऐसा ही इसने बोला कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्पेयर है, और जिसके अंदर पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। बीच बीच में कहीं कहीं पे रैंडमली, जैसे तरबूज में सीड्स एम्बेडेड है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज बीच बीच में कहीं भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको बोलेंगे अपन, जो आउटर पार्ट है ना, खाली नहीं है। इसके हिसाब से ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड मास।
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे इस तरह से एम्बेडेड है कि एटम न्यूट्रलाइज है। अच्छी बात क्या थी, इसने एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बात करी। इसने कोशिश तो करी कि हाँ एटम न्यूट्रल है, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा, जो तरबूज वाला रेड पार्ट है, बीच बीच में जैसे सीड्स है वैसे इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे एम्बेडेड हैं, जिससे कि पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। तो न्यूट्रलिटी तो बात ठीक है, समझाने का तरीका पूरा ही गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसने जो मॉडल समझा दिया, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या क्या है। पहला, इसने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो इसका मॉडल जो है वो स्टैटिक मॉडल है, मतलब रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो एक्चुअल में होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो पाता। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं पे है तो वो बाहर कैसे निकलेगा। एक स्फेयर है, तरबूज है, तो वहां बीच कैसे निकल जाएगा। तो ऐसे ही एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएगा। मतलब ये क्या समझा नहीं पाया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये समझा नहीं पाया। तो इसमें भी ये कमियां थी। तो इसलिए फिर वापस से नेक्स्ट मॉडल आएगा जो कुछ हद तक सही है, और जहां पढ़ने का ज्यादा है। कौन सा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये पहल अपने लिए थी, ठीक है, मेरे लिए थी मतलब। ठीक है, चलिए बाय बाय। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन रदरफोर्ड, और फिर उसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके पहले हालांकि बहुत सारी बातें हैं। होमवर्क अगर देखें कुछ तो क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक। 17 तक तुम क्या समझे। प्रीवियस क्लास मतलब, अच्छा ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू आप लोगों को भी।
हाँ भाई, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैठिए बैठिए अभी तो आप। ये ऑफ ही नहीं करते हुए क्लास अभी।